गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा हिंदी का पाठ नंबर 7 खुला आकाश। इसके पहले हम इसका पार्ट 1 पढ़ चुके थे। आज हम इसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए पैराग्राफ आपके सामने आ चुके हैं। सिर्फ मनुष्य होते, ये पैराग्राफ का नाम है। देखिए चित्र एक एक करके आपके सामने आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है हमारे आज के लेखक कुंवर नारायण जी ने। लेखक कहते हैं, कुछ लोग सोचते होंगे कि आखिर ये क्यों होता है, कैसे होता है कि आदमियों में ही कुछ आदमी बाघ, भेड़िए, लकड़बग्गे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर वगैरह की तरह दिखते हैं। अब यहाँ कुछ नाम आए हैं। बाघ, बाघ आपको पता ही है, ठीक है। टाइगर को बोलते हैं भेड़िया। तो बेटा यहाँ पर जो हमने ये पहला चित्र देख रहे हैं, ये भेड़िए का चित्र है। भेड़िया मतलब वुल्फ को बोला जाता है। ये है लकड़बग्गा। सांप आपको पता है, तो मैंने सांप का चित्र नहीं दिखाया है। तेंदुआ, ये है आपका तेंदुआ। नेक्स्ट यहाँ पे आया हुआ है एक वर्ड है बिच्छू। ये बिच्छू है। अगर आपने स्कॉर्पियन मूवी देखा होगा तो उस मूवी में ये था गोजर। ये गोजर अक्सर बाथरूम में निकलते जाता है, जहां हम नहाते हैं उस वाले बाथरूम में। और माना जाता है ये गोजर जब आंख अपने कान में घुसता है तो कान के पर्दे फाड़ देता है, ठीक है। तो यहाँ हमारे लेखक ने इन जानवरों और कीड़ों के माध्यम से क्या बोलना चाहे। तो लेखक कहता है, कुछ लोग सोचते होंगे, क्या सोच रहे हैं कि आखिर यह क्यों होता है, कैसे होता है कि आदमियों में ही कुछ आदमी बाघ, भेड़िए, लकड़बग्घे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर वगैरह की तरह होते हैं। मतलब हमारे लेखक का मानना है कि इंसान दोगुला होता है, यानी कि दो चेहरे वाला होता है। एक तो जो मैंने ये आप लोग को चित्र दिखाया है, ये सभी चित्र इस तरह से खूंखार होता है, यानी कभी भी वो आप पे पलटवार कर सकता है। जैसे कि आप किसी भेड़िए के सामने खड़े रहोगे तो भेड़िया आपको खाएगा ही खाएगा। तो उसी तरह कुछ इंसान ऐसा होता है जो बेईमान होते हैं, वो आपके साथ बेईमानी करेंगे, मतलब करेंगे ही। उनसे हम शराफत की उम्मीद नहीं कर सकते। अगला, ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ होते हैं और कुछ नहीं, या जैसी सभी गाय सिर्फ गाय होती है और कुछ नहीं, उसी तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते और कुछ नहीं। तो लेखक का मानना है कि कुछ जो हमारे इंसान है वो इन खूंखार जानवरों की तरह होते हैं जो हमेशा रंग बदलते हैं। कुछ होते हैं हमारे गाय की तरह, बकरी की तरह, भेड़ और तितली की तरह। यानी जब हम गाय का नाम सुनते हैं या तितलियों का नाम सुनते हैं तो हमें पता है बेटा, जब हम तितलियों या गायों के पास जाएंगे तो गाय हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर आपने किसी तितली को भी अपने हाथों से पकड़ लिया तो तितली भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इवन बकरी और भेड़ भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मतलब इस तरह से भी कई इंसान होते हैं जो एकदम सीधे साधे होते हैं। जैसा उनका बाहर का मन होता है वैसा ही अंदर का मन होता है। तो यहाँ पर लेखक ने इंसानों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला कैटेगरी दिखाया है इन जंगली खूंखार जानवरों और कीड़ों की तरह जो पलटवार करेंगे, मतलब करेंगे। और दूसरा दिखाया है गाय, बकरी, भेड़ की तरह कि ये लोग कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ऐसे हो गए दो इंसानों की कैटेगरी भी। अब आगे लेखक कहता है कि जैसे सारे बाघ केवल बाघ होते हैं और कुछ नहीं, और सभी गाय हमेशा केवल गाय होती है और कुछ नहीं, काश सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते। तो यहाँ पे जानवरों के माध्यम से लेखक ये कहना चाहता है कि जैसे अगर हम किसी बाघ यानी कि टाइगर को देखते हैं तो अपने को यकीन होता है कि भाई टाइगर नुकसान पहुंचाएगा, और गाय को देखते हैं तो पता चलता है कि भाई सिर्फ गाय गाय है और वो कुछ हमारे साथ बुरा नहीं करेगी। तो उसी तरह इंसान भी काश सिर्फ इंसान होते तो दुनिया में जितनी समस्या फैली हुई है ये सभी समस्याओं का समाधान हो जाता। कहने का अर्थ ये है कि काश इंसान इंसान होता, दोगुला नहीं होता, अंदर कुछ और नहीं चल रहा होता, बाहर कुछ और नहीं दिखाता, तो आज का जैसा माहौल है कम से कम ये माहौल अब नहीं दिखाई देता। चलिए अब आगे पढ़ेंगे। देखिए दूसरा पैराग्राफ अगला, लुका छिपाकर जीना।
मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। चीजों को लुका छिपा कर, बातों और व्यवहारों को रचा बसा कर जीना सख्त नापसंद है। वह जागतिक बेईमानी है जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं। इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी छलकती है कि कहीं लोग अपनी असलियत को ना जान जाए। आखिर यह असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों हो कि उसे छिपाना जरूरी लगे। ये लेखक ने लिखा था 4 जनवरी 2001। एक नया शब्द है धूर्त। इसका अर्थ आप लोग अभी लिख लीजिए। अर्थ का मतलब होता है, धूर्त का मतलब होता है बेकार। आइए चित्रों को देखते हैं। देखिए ध्यान से चित्रों को। चित्र आ गए हैं आपके सामने। देखिए पहला चित्र, इसमें मैंने दिखाया है कि कोई इंसान है जो अपने शरीर का यानी कि अंग प्रदर्शन कर रहा है, बॉडी वॉडी अच्छी बना ली है, दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये दूसरे चित्र में मैंने दिखाया है कि भाई पता नहीं अपनी गाड़ी है कि नहीं, लेकिन शो ऑफ कर रहा है, दिखावा कर रहा है गाड़ी के पास खड़े होकर। अक्सर ऐसे आजकल के लड़कों में ये खूबी होती है कि दिखावा ज्यादा करते हैं, जबकि असलियत में इंसान वो वैसा नहीं होता। आइए अब लाइन पढ़ते हैं, लेखक क्या बोलना चाहता है। लुका छिपा कर जीना, वही मतलब अंदर कुछ और होना, बाहर से कुछ और चीज का दिखावा करना। अब इस पैराग्राफ में वो क्या समझा रहे हैं कि मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। तो लेखक का मानना है कि मुझे एक सिंपल लाइफ जीना बहुत अच्छा लगता है। लाइफ को घुमा फिरा के जीना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। चीजों को लुका छिपा कर, लुका छिपा का मतलब होता है वही छिपाना या छुपाना। बातों और व्यवहारों को रचा बसा कर, तो लेखक का मानना है कि जो मैं नहीं हूं उसे मैं छुपा लूं और जो हूं उसको भी छुपा लूं, तो ऐसा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मतलब जैसा हूं वैसा ही मैं लोगों के सामने आना चाहता हूं, और जैसा मेरा व्यवहार यानी कि नेचर है उसमें भी मैं रचा बसा कर, यानी उसमें भी मैं मॉडिफिकेशन करके, चेंजेस करके लोगों के सामने आना पसंद नहीं करता। तो लेखक यहाँ कहना चाहता है कि इंसान जैसा है, अंदर से भी जैसा है वैसा ही बाहर से पेश आए। कभी भी खुद को बदलने की कोशिश ना करे, खासकर दिखावे के लिए तो बिल्कुल नहीं। वह जागतिक बेईमानी है। तो लेखक का मानना है कि वो कैरेक्टर से बेईमानी होता है जब आप दूसरों के सामने अपने आप को अलग पेश करते हो ना। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी के सामने आप अलग पेश आते हो, पापा के सामने आप अलग चापलूसी करते हो, अलग एक चेहरा दिखाते हो, बाहर समाज में आते हो तो अपने दोस्तों के साथ आप अलग एक इंसान बन के सामने आते हो। तो लेखक का मानना है कि ऐसा अलग अलग हर जगह बनना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं। तो लेखक का मानना है कि जो इंसान खुद को माहौल के हिसाब से और लोगों के हिसाब से बार बार बदलता है, इसका मतलब वो व्यवहार कुशलता का नाम देता है। मतलब वो इसमें एक्सपर्ट है कि वो खुद को अलग अलग माहौल में अलग अलग तरह से पेश कर सके। इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी छलकती है। तो लेखक का मानना है कि जिस इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास कम होता है, वही इंसान खुद के साथ ऐसा करता है और दूसरों के साथ दिखावा करता है। कहीं लोग हमारी असलियत को ना जान जाए। तो लेखक का मानना है कि हम इसलिए ये सब करते हैं ताकि लोग हमारी कमियों को, हमारी असलियत को जान ना जाए। इसीलिए देखिए कई ऐसे बच्चे होते हैं जब वो बाहर समाज में आते हैं, हालांकि उनका परिवार इतना पैसों वाइज नहीं होगा अमीर, लेकिन फिर भी वो दिखावा पैसों का करते हैं। अब वो पैसे वो चोरी करके लाए हैं या किसी से उधार मांग के लाए हैं वो तो नहीं पता, लेकिन बाहर दोस्तों के सामने इस तरह से दिखावा करते हैं, लगता है कि बहुत ज्यादा अमीर बच्चा है। लेकिन जब उनके हम घर जाके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो कितने पानी में है। तो ये पैराग्राफ में लेखक ने ये बोला है ऊपर के पैराग्राफ में कि उन्हें जैसा जीवन है, यानी गरीब है तो वो गरीब बनकर ही दिखाना चाहते हैं खुद को, अगर अमीर है तो वो अमीर बनकर ही सामने आना चाहते हैं, लेकिन वो अपने आप को लोगों के हिसाब से मॉडिफिकेशन करके या चेंजेस करके, बदलाव करके नहीं आना चाहते हैं। उनका मानना है कि वही इंसान माहौल के हिसाब से गलत तरीके से खुद को पेश करता है जिसके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता। नाउ ये वाला पैराग्राफ देखते हैं, अंतिम वाला। आखिर वह असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों हो कि उसे छिपाना जरूरी लगे।
तो लेखक का मानना है कि क्यों हमने हमारी असलियत को इतना गंदा और इस तरह से बेकार बना दिया है कि हम उसे छुपाने में लगे हैं। मतलब अगर हम जैसे हैं वैसे ही अगर लोगों के सामने आए, अगर लोगों ने हमारे अंदर कोई कमियां दिखाई, तो हमें चाहिए कि उन कमियों को हम पूरा करें, उन्हें भरे अपने कोशिश के द्वारा, ना कि हम बेईमानी करें और शो ऑफ करके लोगों के सामने खुद को अच्छा दिखाए। तो इस पैराग्राफ में हमें लेखक ने यही समझाने की कोशिश की है कि इंसान जैसा है उसे लोगों के सामने वैसा ही पेश आना चाहिए। कभी खुद को बदल कर अगर हम किसी के सामने जाते हैं तो वो हम अपने कैरेक्टर के प्रति बेईमानी करते हैं। चलिए अब अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। यह है आपका अगला पैराग्राफ, जीने का अर्थ। बुढ़ापे का केवल यही अर्थ नहीं कि जीवन के कुछ वर्ष कम बचे हैं। यह तथ्य तो, तथ्य का अर्थ होता है सच्चाई, लिख लीजिए। यह तथ्य तो जीवन के किसी भी खंड पर लागू हो सकता है। खंड का मतलब होता है पार्ट, यानी कि भाग। बचपन, यौवन, बुढ़ापा। खास बात है जो भी वर्ष बचे हैं जब तक जीवित और चैतन्य हूं। एक नया शब्द अगेन आ गया है, चैतन्य। चैतन्य का मतलब होता है होश में रहना, लिख लीजिए। जिंदगी को क्या अर्थ दे पाता हूं या अपने लिए उसे क्या पाता हूं, ऐसा कुछ जिसका सबके लिए कोई महत्व है। लगभग इसी अर्थ में मैं साहित्यिक चेष्टा, चेष्टा एक नया शब्द है, इसका अर्थ लिख लीजिए कोशिश, और जीवन चेष्टा को अपने लिए अविभाज्य पाता हूं। अविभाज्य भी एक नया शब्द है, इसका अर्थ लिख लीजिए अनिवार्य, यानी कि जरूरी। अब चित्र आपके सामने आ रहे हैं, ये देखिए। देखिए दो चित्र मैंने यहां दिखाए हैं। अब ये पहला चित्र जो है ध्यान से देखिए। इस पहले चित्र में मैंने आपके जीवन के क्रम को दर्शाया है, यानी कि इंसान कैसे पैदा होता है तब होता है, और जब वो बुढ़ापे का अंतिम अपने स्तर पे आ जाता है, स्टेज पे, तो खंड पे कैसा दिखता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। जीने का अर्थ। लेखक कहता है बुढ़ापे का केवल यही अर्थ नहीं है कि जीवन के कुछ कम वर्ष बचे हैं। तो लेखक का मानना है कभी ये मत सोचो कि हाय मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, 60 साल का हो गया हूँ, अब तो मरने वाला हूँ, बहुत कम लाइफ बची है। ऐसा हमें कभी भी नहीं सोचना है। तो हमें क्या सोचना चाहिए? तो लेखक का मानना है हमें ये सोचना चाहिए कि यह तथ्य तो जीवन के किसी भी खंड पर लागू हो सकता है। तो लेखक का मानना है कि मौत तो कभी भी आ सकती है, किसी भी पड़ाव पे आ सकती है। अर्थात कहने का मतलब है कि ये जो छोटा सा बच्चा आप देख रहे दोनों बच्चों को, इन बच्चों को भी नहीं पता कि क्या पता ये इस वाले उम्र में पहुंच पाएंगे कि नहीं। तो कहने का अर्थ ये है कि कब किसकी मौत आ जाए ये किसी को नहीं पता होता है। मौत तो कभी भी आ सकती है। कहा तो कभी भी हो सकती है, बचपन में भी, यौवन में भी, बुढ़ापे में भी। यौवन का मतलब होता है जवानी, बचपन यानी जैसे आप लोग अभी हो, और बुढ़ापा तो ये जो मैंने स्टेज दिखाया इसको बोलते हैं। खास बात है जो भी वर्ष बचे हैं जब तक जीवित और चैतन्य हूं। तो लेखक का मानना है कि जितना भी मेरे पास समय बचा है और जब तक मैं जीवित और चैतन्य यानी कि होश में हूं, जिंदगी को क्या अर्थ दे पाता हूं या उसके लिए उसे क्या पाता हूं, ऐसा कुछ जिसका सबके लिए महत्व है। तो लेखक का मानना है कि जितने भी मेरे वर्ष बचे हैं, मेरी यही कोशिश है कि मैं ऐसे काम करूं ताकि लोगों का भला हो सके, मैं कभी भी हार ना मानूं। इसलिए आप देख सकते हैं ये सेकंड चित्र में, आज लेखक इतना बूढ़ा हो गया है, यानी 60 प्लस हो चुका है। आगे आने वाले पैराग्राफ में लेखक की उम्र भी बताई है कि वो 75 का हुआ, यानी 75 का। तो 75 एज में भी लेखक क्या कहता है, लगभग इसी अर्थ में मैं साहित्यिक चेष्टा, यानी 75 होने के बावजूद लेखक साहित्यिक चेष्टा यानी कि अभी भी वो पाठ लिख रहा है, कविता लिख रहा है, कोई ना कोई आर्टिकल लिख रहा है। साहित्यिक चेष्टा का मतलब होता है किताबों से अभी भी वो जुड़ा हुआ है और कोई ना कोई लिखने का कार्य कर रहा है। और दूसरा जीवन चेष्टा, यानी अभी भी 75 का होने के बावजूद हमारा ये लेखक अभी भी जिंदा है और जीवन को भी जीने की और कोशिश में लगा है। यानी ना उन्होंने अपने
जो साहित्य जगत था, कभी उससे उन्होंने संन्यास नहीं लिया और ना ही उन्होंने जीवन को जीना छोड़ दिया। को अपने लिए अविभाज्य पाता है। अविभाज्य का मतलब होता है कंपल्सरी, यानी कि लेखक का मानना है कि जब तक मेरा जीवन बचा है मुझे और जीना है। दूसरा, मुझे सिर्फ हाथ पे हाथ रखकर नहीं जीना है, मुझे क्या करना है, और भी कार्य, साहित्यिक कार्य में लगना है, यानी कि मुझे और भी अभी लेख पाठ लिखना है, कविता लिखनी है, कोई ना कोई किताबों से जुड़ा हुआ कार्य करना है। और जब मौत को आना है तो मौत तो अपने आप आ जाएगी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या था इस पैराग्राफ में? तो लेखक ने यहाँ ये समझाने की कोशिश की है कि मौत तो कभी भी आ सकती है, चाहे बच्चे को मौत आए, चाहे जवानी में मौत आए, चाहे बुढ़ापे में मौत आए, लेकिन मौत के बारे में सोचकर हमें अभी से हाय हाय नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए कि जब भी जो भी जीवन हमें मिला है, जितना भी, उसका हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे लेखक 75 का हो चुका है, फिर भी लेखक अभी भी अपना जो कर्म है, यानी कि लिखने वाला कर्म, वो आज भी वो 75 ईयर में वो निभा रहा है। 75 ईयर में वो आज भी जो जीवन को अच्छे से जीना चाहिए उसने वो भी नहीं छोड़ा है, वो भी वो कर रहा है, वो अभी भी किसी पर निर्भर नहीं है। तो मॉरल ये मिलता है, हमें जीवन से कभी हार नहीं मानना चाहिए और जब तक जान में जान है हमेशा कर्म करते रहना चाहिए।